हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बड़ा फेमस कोट है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स बाय वॉरेन बफेट। यानी आदमी को उसकी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जिसके थ्रू वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस कर सके और पैसे कमा सके। एक जो बड़ी दुख की बात है वो ये है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी भी, या होता भी होगा तो बहुत कम, शायद मेरे साथ तो नहीं हुआ, कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चों देखो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है कि आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसकी प्राइमरी जॉब के अलावा भी, जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, उसके अलावा भी ये सेकंड सोर्स है, ये एक दूसरा सोर्स है जिसके थ्रू वो बंदा पैसे कमा सकता है, यानी डबल इनकम वो गेन कर सकता है। ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाया जाता भी होगा तो बहुत कम। तो वही जो सेकंड सोर्स है उसमें से एक जो सोर्स है वो है शेयर मार्केट। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में। हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एक बिगनर को आ सकते हैं जब वो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करता है, जब वो स्टॉक मार्केट में अपने कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। विप्रो एक आईटी कंपनी जिसका नाम हम सब ने सुना है। तो उस कंपनी के शेयर में, जिसने आज से 40 साल पहले उस कंपनी के शेयर में अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू होती वो होती 700 करोड़ रुपीस। अगर 10,000 रुपए भी नहीं करे होते, अगर 1,000 रुपए भी करे होते तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू होती वो होती 70 करोड़ रुपए। अगर 1,000 रुपए भी नहीं है थे, अगर 100 रुपए भी थे तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू होती वो होती 7 करोड़ रुपए। तो ये है पोटेंशियल एक स्टॉक मार्केट का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपनियां अपने शेयर को ट्रेड करती हैं, अपने शेयर्स को बेचती हैं पब्लिक को, और बदले में पब्लिक को अपनी कंपनी के अंदर ओनरशिप प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोज 2 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए मेरे पास है, 1 लाख मेरे दोस्त के पास है। तो मैंने अपने दोस्त को अप्रोच किया, उसको बोला कि भाई तू मेरे को ना 1 लाख रुपए दे दे, 1 लाख रुपए मैं डालता हूं, ऐसे 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख हमारी कंपनी की हो जाएगी कैपिटल, और हम उसमें बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा, 50 तेरा 50 मेरा, क्योंकि 50% की तेरी ओनरशिप है, 50% की मेरी ओनरशिप है, 50% का तू मालिक है, 50% का मैं मालिक हूं। तो ऐसे ही होता है शेयर्स में। जो शेयर होता है वो कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन होता है। तो मैं अपने दोस्त के पास नहीं जा रहा, मैं अब जाऊंगा पब्लिक के पास, पब्लिक को मैं समझाऊंगा बिजनेस मॉडल कि देखो सर, आने वाले कुछ साल में मैं ये काम करने वाला हूं, तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरी कंपनी में ओनरशिप लो तो आपको ये मेरा शेयर लेना पड़ेगा। अब शेयर कैसे लेंगे? वो मैं 2 लाख रुपए के, जो मेरे को चाहिए थे, 2 लाख रुपए के शेयर में मार्केट में उतार दूंगा। ठीक है, सपोज एक बंदा था, उसने मेरी कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी 10,000 उसने मेरी कंपनी के शेयर लिए, तो वो मेरी कंपनी में 10,000 रुपए का ओनर बन जाएगा। लेकिन वो 2 लाख रुपए लेने से पहले मुझे अपनी कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है, वो बिल्डिंग है जहां पे लोग कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक वो मार्केट होता है जहां पे कंपनियां अपने शेयर्स खुद इन्वेस्टर्स को इशू करती हैं अर्ली स्टेज में, यानी जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है। अब लिस्टिंग क्या होती है उसमें भी मैं आऊंगा। जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है एक स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस टाइम पे जब वो अपना आईपीओ ला रही होती है, आईपीओ के टाइम पे जब वो अपने इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करती है, मार्केट में उतारती है पहली स्टेज पे, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईपीओ लाया 2 लाख रुपए का। ठीक है, मैंने अभी से बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए थे, तो मैंने 2 लाख रुपए के शेयर मार्केट में उतार दिए। तो जिसने 10,000 रुपए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे थे, तो वो जो पहली ट्रांजेक्शन हुई थी वो हुई थी प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इन्वेस्टर से शेयर्स उठाए थे। ठीक है, डन। अब जो दूसरा है वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? उससे पहले हमें ये चीज जाननी है कि जो भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर,
वो एक प्राइस बैंड के अंदर इशू करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी किसी भी प्राइस पे चली जाएगी कि मैं तुझे शेयर अपना एक जो है 50,000 रुपये इशू करूंगी, ऐसा नहीं होता। एक प्राइस में फिक्स होता है, ठीक है। अब वो जो फिक्स है वो ऊपर नीचे हो, वो हाई जाए या लो जाए, वो डिपेंड करता है उस शेयर की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए मेरे को चाहिए थे मार्केट के अंदर, तो मैंने क्या किया कि मैंने 1,00,000 शेयर मार्केट में उतार दिए और 1 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। अब वो जो 1 रुपए का एक शेयर है, अब वो चाहे 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, 5 रुपए हो, 50 रुपए हो, 60 रुपए हो, वो डिपेंड करेगा कि मेरे शेयर की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे प्राइस बैंड कंपनियां सेट करती हैं, जैसे फॉर सपोज 25 रुपए से लेके 35 रुपए तक के बीच में इस कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड होगा। नाउ सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता। यह मार्केट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही खेलती है। इसमें कंपनी का कोई भी इतना सा भी रोल नहीं होता। अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कैसे जाती है? याद है वो बंदा जिसने मेरी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए डाले थे स्टार्टिंग में, जब मेरे को 2,00,000 रुपए चाहिए थे। तो फॉर सपोज उसको बंदे को लगता है कि मेरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, मेरी कंपनी के शेयर प्राइस की डिमांड इतनी हो रही है कि मेरे कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज एक दिन क्या हुआ, मेरी कंपनी का जो शेयर है वो मान लो 20,000 रुपए पहुंच गया, ठीक है। उसको लगा कि ये ना सही टाइम है, ये ना बेच देना चाहिए, तो उसने वो शेयर बेच दिया। अब उसको एक ऐसा इन्वेस्टर मिल गया जो मेरी कंपनी का शेयर 20,000 रुपए पे खरीदने पे भी तैयार था, क्योंकि मेरी कंपनी की डिमांड इतनी बढ़िया चल रही थी, ठीक है। तो जैसे मेरी कंपनी का शेयर 10,000 से 20,000 गया, इसने यहां से शेयर बेच दिया, और ये एक इन्वेस्टर था जिसको 20,000 रुपए वो शेयर खरीदना था, उसने वो शेयर खरीद लिया। तो ये जो कम्युनिकेशन हुई है, जो ट्रांजेक्शन हुई है दो इन्वेस्टर्स के बीच में, सपोज ए और बी, तो ये ए और बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है, ये हुई है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसके अंदर कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। और वो जो मैंने बताया कि मेरी कंपनी का जो शेयर था वो 20,000 रुपए पहुंच गया, तो वो 20,000 रुपए डिमांड और सप्लाई के रेशियो से पहुंचा है। कंपनी ने कुछ नहीं किया है उसके अंदर। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। वैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक टाइम पे उत्तर प्रदेश का भी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज DSC भी हुआ करता था। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज अब बंद हो गए हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे मैक्सिमम कंपनी अपने शेयर ट्रेड करती हैं, वो है NSE और दूसरा है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम बुलाएंगे NSE और BSE ओनली, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में कैसे पता चले कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कितना बेटर कर रहा है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कितना ऊपर जा रहा है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी कुछ टाइम पहले सब लोग अपने सोशल मीडिया पे एक न्यूज पोस्ट कर रहे थे कि निफ्टी 50 सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया है। उसने 15,455 तक का एक हाईएस्ट नंबर हिट किया है, और वो प्रीवियस नंबर पे जो क्लोज हुआ था, जो उसका प्रीवियस हाईएस्ट था, वो 15,431 था। तो ये निफ्टी 50 है क्या? इंडिया के अंदर दो जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो इंडेक्स बनाए गए हैं। निफ्टी 50 मतलब नेशनल 50 जो रिप्रेजेंट करता है NSE को, और सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करता है BSE को। हालांकि बैंक्स का भी एक निफ्टी होता है जिसको बोलते हैं निफ्टी बैंक। उस निफ्टी बैंक के अंदर टॉप जो 12 बैंक्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक उसके अंदर हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक उसके अंदर हो गया, HDFC बैंक उसके अंदर हो गया। ऐसे और भी 12 बैंक्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। ऐसे ही निफ्टी 50 के अंदर टॉप वो 50 कंपनीज आती हैं जो NSE में लिस्टेड हैं, और जो सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो BSE के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, ठीक है। अब हम जैसे न्यूज सुनते हैं कि आज निफ्टी इतना गया, आज निफ्टी उतना गया, सेंसेक्स उतना गया, सेंसेक्स इतना
कितना गया, वो उसका मतलब क्या है। जैसे आज की डेट में, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट में जो निफ्टी 50 था वो कुछ 15,799 15,799 रुपए पे बंद हुआ था। इसका मतलब क्या है कि वो जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तभी जो ये निफ्टी 50 है ये इतना हाई गया है। अगर वो कंपनीज जो है कम परफॉर्म करती तो ये जो निफ्टी 50 था इसकी वैल्यू डाउन हो जाती। सिमिलरली जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है यानी जो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है जो बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर सेंसेक्स नहीं बढ़ रहा, वो डाउन चल रहा है, इसका मतलब जो बीएससी में जो 30 कंपनीज है वो कम परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे हमें चेक करना चाहिए कि जो निफ्टी 50 है ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब वो 50 कंपनीज कौन सी हैं, 30 कंपनीज कौन सी हैं, ये बहुत सारी कंपनीज हैं। कंपनीज उसमें जाती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, कोई फिक्स नहीं होता। अब चौथा सवाल कि कंपनियां अपने शेयर्स क्यों इशू करती हैं और कैसे इशू करती हैं और कितने इशू करती हैं, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो मेक श्योर यू डू लाइक, और अगर इस चैनल पे भी नए हो तो वो नीचे लाल बटन है वो जाओ दबा के आओ, चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री में ज्ञान मिल रहा है यार। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा जो बिजनेस है वो है टी शर्ट बनाने का, ठीक है। तो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कुछ पैसे जोड़े, मैंने 1 करोड़ रुपए जोड़े। 1 करोड़ रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, 200 से लोन लिया, घर वाले से लोन लिया। तो ऐसे लोन ले ला के 200 से मांग के मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। उस 1 करोड़ रुपए का सपोज मैंने एक प्लांट बना दिया, उस प्लांट के अंदर मैं अपनी टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। मैं 1 महीने के अंदर मान लो 10,000 टी शर्ट बनाता हूं, ठीक है। अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक मेरे पास कस्टमर आया, उसने बोला कि सर मेरे को 1 महीने के अंदर 50,000 टी शर्ट का ऑर्डर मैं आपको देके जा रहा हूं। अब मैंने वो ऑर्डर ले लिया। अब मेरे पास जो प्लांट है वो एक प्लांट है, उस एक प्लांट के अंदर मैं 1 महीने में 10,000 टी शर्ट बनाता हूं। तो अब मैं 50,000 टी शर्ट कैसे बनाऊंगा? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फंडिंग इकट्ठा करूंगा। मैं देखूंगा कि मैं 4 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा करूं जिससे मैं 4 प्लांट बना सकूं, जिसके थ्रू मैं 1 महीने के अंदर 40,000 टी शर्ट और बना सकूं, जिससे मैं 50,000 का पूरा ऑर्डर दे दूं बना के, ठीक है। तो मैं ढूंढूंगा कि मेरे पास कैपिटल रेजिंग का क्या क्या जरिया है। पहला जो जरिया होगा मेरे पास कैपिटल रेजिंग का वो होगा बैंक लोन, कि मैं बैंक से लोन लूं। दूसरा ये होगा कि मैं रिलेटिव से ले लूं। तीसरा ये होगा कि मैं पब्लिक से पैसा उठाऊं। अब कोई भी कहीं भी किसी भी बैंक से अगर लोन लेता है तो उस लोन के ऊपर उस बंदे को इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, ईएमआई वगैरह पे करनी पड़ती है। बैंक को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए, उसको अपना पैसा टाइम पे वापस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये ऑप्शन लेना नहीं अच्छा समझा। दूसरी चीज मैंने सोचा कि मैं रिलेटिव से पैसे लेता हूँ। रिलेटिव से अगर मैं पैसे लूंगा तो मैंने रिलेटिव से, घर वालों से 1 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे पहले से ले रखे थे, तो उनको और बर्डन बन जाता, ठीक है। तो जो मेरे पास तीसरा ऑप्शन था कि मैं पब्लिक से जाके पैसा लूं, तो मैंने वही ऑप्शन समझा सही कि मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि देखो मेरा ये बिजनेस मॉडल है, तो मेरे को 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं अपने मार्केट के अंदर 4 करोड़ रुपए उतार दूंगा, 4 करोड़ रुपए के शेयर उतार दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि कंपनियां शेयर इसलिए इशू करती हैं क्योंकि उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब भी कंपनियां शेयर इशू करेंगी तो बदले में उस शेयर होल्डर को, जिसने शेयर लिया है उसको बोलेंगे शेयर होल्डर, उसको बदले में कंपनी को ओनरशिप देनी पड़ेगी और डिविडेंड देना पड़ेगा। ये जो डिविडेंड होता है इसके बारे में मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करूंगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी ये इतना समझ लो कि जो डिविडेंड होता है ये उस जिस बंदे ने तुम्हारी कंपनी में कुछ परसेंट का ओनरशिप ली है शेयर खरीद के, तो तुम उसके ऊपर, तुम्हारी कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तुम उसको उस प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा देते हो क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी में ओनर था। अब तुम्हारे पास अगर वो प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड देने की कोई भी जरूरत नहीं होती।
हालांकि कुछ केसेस में जरूरत होती है जिसके बारे में मैं कभी किसी वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमने समझा कंपनियां शेयर इशू करती हैं क्योंकि उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी चीज कि कंपनियां शेयर कैसे इशू करती हैं। अब जैसे मुझे इस वाले केस में 4 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज पे, फॉर सपोज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं आईपीओ लाऊंगा। आईपीओ मतलब क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की टाइम में जब मैं किसी कस्टमर को, किसी शेयर होल्डर को शेयर इशू करूंगा, तो मैं उसको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे इशू करूंगा, इसलिए इसका नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इसके पहले आपको आईपीओ इशू करने से पहले किसी भी कंपनी को अपने आप को पहले एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ता है, उसी के बाद ही कंपनी अपना एक आईपीओ ला सकती है। ठीक है, अब तीसरी चीज कि कंपनियां कितने कितने शेयर इशू करेगी। ज्यादा केसेस में क्या होता है कि कंपनियां सारे के सारे शेयर्स इशू नहीं करती मार्केट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कंपनियां सारे के सारे शेयर इशू कर देंगी मार्केट के अंदर, शेयर इशू करने का मतलब है कि आप उन शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी में ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर तुम अपने घर की चाबी सब लोगों में बांट दोगे तो सब तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, तो शेयर्स में भी ऐसे ही होता है। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो शेयर होते हैं वो कंपनियां अपने पास रिटेन करके रखती है। सपोज अगर 100% शेयर इशू करने होते हैं तो 100% में से 51% जो मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं कंपनियां अपने पास रखती है, ताकि जो मेजॉरिटी है, ताकि जो ओनरशिप है वो आधी से ज्यादा उनके हाथ में रहे, और आधी जो उनकी कंपनी में ओनर्स बन रहे हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स उन कंपनी में शेयर लेके जो ओनर बनेंगे, आधी जो ओनरशिप है वो उनके हाथ में रहे। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि मैं शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं कितने परसेंट का रिटर्न की उम्मीद कर सकता हूं। सेम हम इसको एक एग्जांपल समझेंगे कि अगर आपने अपने दोस्त के बिजनेस में फॉर सपोज 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जैसे एग्जांपल, तो क्या पता अगर वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो तो 2,000 रुपए आपको एक साल में 10% रिटर्न मिल रहा हो, फिर अगले साल में 20 का मिल रहा हो, अगले साल में 30 का मिल रहा हो। तो ये जो रिटर्न होता है ये कुछ फिक्स नहीं होता, ये वैरी करता है कि आपको जो बिजनेस है, आपको जो दोस्त का बिजनेस है जिसमें आपने 2,000 रुपए डाले थे, वो बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, जब भी मैं स्टॉक मार्केट बोलूं, शेयर मार्केट बोलूं, या गलती से कभी मैंने कैपिटल मार्केट बोल दिया या इक्विटी मार्केट बोल दिया, इन चारों चीजों का मतलब एक ही है, यानी शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां भी ऐसी होती हैं कि अगर आपने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो शेयर जैसे आपने खरीदा था वो उसी फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर आप उसको 2 साल बाद देख रहे हो, जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर 20 रुपए खरीदा, तो वो 20 रुपए ही है हमारे, वो ना 3 साल में ना वो बढ़े, वो उल्टा गिरे ही हैं। तो ये मैंने बात करी एक शेयर की। पर जब आप एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी आप 8 से 10 कंपनीज में अपना पैसा निवेश करते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी एक कंपनी डूब भी जाए तो उस कंपनी में जितना पैसा आपका डूब रहा है वो जो बाकी जो रिमेनिंग 9 कंपनियां हैं वो उससे रिकवर हो जाए। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से मिनिमम 5 साल, तो आप एक 18 से 20% तक का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो शेयर मार्केट से। शर्त यह है कि वो आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत ही बेहतरीन अच्छी होनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म पर्पस से आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तभी। और अगर उससे ज्यादा भी रिटर्न मिले तो वो आपके लिए बोनस है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए शेयर मार्केट में आते हैं, उस शॉर्ट टर्म पर्पस में वो कम से कम 50% का रिटर्न करके और एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको आपकी स्टॉक पिकिंग और पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बोला जाता है नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि कभी भी शेयर मार्केट की टर्म्स में कि कभी भी आपको शेयर एक ही कंपनी पे नहीं फोकस रहना चाहिए। शेयर के पर्पज से आपको बाकी कंपनीज पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या पता ऐसा हो कि आप जिस कंपनी पे फोकस कर रहे हो उसके अलावा बाकी ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं एज कंपेयर टू दैट वन कंपनी। यानी आजकल जो लोग
इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी फिक्स डिपॉजिट एफडी पर, रियल एस्टेट पर, गोल्ड पर, उन पे डिपेंडेंट है। वो चीजें सही हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट है वो एफडी से लगभग 3 गुना ज्यादा फायदा प्रोवाइड करता है और रियल एस्टेट से, गोल्ड से, उससे काफी दुगना प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करता है। अभी पीछे लॉकडाउन के अंदर इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, बहुत सारे लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे जब भी पीछे लॉकडाउन आया था, क्योंकि उस टाइम पे शेयर मार्केट डाउन था और जैसे ही शेयर मार्केट खुला तो कंपनी के जो शेयर्स थे उनका प्राइस बढ़ा, तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। तो लॉकडाउन के टाइम में भी काफ़ी लोगों ने शेयर खरीद के, जो लॉकडाउन खुला, शेयर बेच के काफ़ी रिटर्न कमाया है। उसको बोलते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता हूं। देखो, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता हूं, इससे सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आप कौन सी क्वालिटी के स्टॉक्स उठा रहे हो जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उस पीरियड ऑफ टाइम तक जब तक आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने पहले साल में, जब आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप पहले साल में 1000 रुपये से स्टार्ट करते हो, फिर दूसरे साल में आपकी जो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी उसको आप 15% बढ़ाते हो दूसरे साल में, यानी आप 1150 रुपये दूसरे साल में बढ़ाते हो। ठीक है, फिर ऐसे फिर तीसरे साल में अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो दूसरे साल में करी थी उसको आपने दोबारा 15% से बढ़ाया, और ऐसे करते 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 अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 15% से बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, अब उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न है वो 15% ही मिल रहा है, 18 या 20% नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने स्टॉक मार्केट के अंदर सपोज 25 साल तक करी है। तो अगर आप 1000 रुपये से स्टार्ट करते हो और ये इन्वेस्टमेंट 25 साल तक करते रहते हो तो 25 साल बाद आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए होंगे। ये इसमें जो की है वो ये है कि आपको 1000 रुपये शुरुआत करनी है, 15% से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और उस पर आपको 15% ही रिटर्न मिलना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी 25 साल तक होनी चाहिए। तो 25 साल बाद आपके पास जो पैसे होंगे वो 1 करोड़ रुपए होंगे। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेशन करी, एक SIP कैलकुलेटर होता है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता हूं पर मंथ, उस पर अगर इतना रिटर्न मिलता है और इतने साल तक, तो मेरा जो इतने साल बाद कितना पैसा होगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 1000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको ना आप 15% से बढ़ाते हो, कुछ भी नहीं करते, खाली 1000 रुपये हर महीने, 1000 अब ये तो 1000 रुपये हैं, इनको आप 10 साल तक हर महीने 1000 रुपये डालते रहते हो और उस पर आपको 15% का ही रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो 1000 रुपये से स्टार्ट, 1000 रुपये मंथली, याद रखना मंथली 1000 रुपये से स्टार्ट, 15% उस पर रिटर्न, और ऐसा आपने 10 साल तक किया तो 10 साल बाद आपके हाथ में जो पैसा होगा वो होगा 2,78,657 रुपीज। हाँ जी, तो SIP कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करो और देखो कि आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतने साल बाद आपके हाथ में कितना पैसा होगा। अब 8वां सवाल कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम स्टार्ट करें, क्या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, क्या होता है डीमैट अकाउंट, ये सब मैं बताने वाला हूं अभी। तो किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है अपनी शेयर मार्केट में तो सबसे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर ये तीनों चीज नहीं है तो खुलवा लो। क्यों पड़ेगी, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी फिजिकल ट्रेडिंग नहीं करता। जब आप सब लोगों ने आई एम श्योर की स्कैम वेब सीरीज देखी होगी, तो उस टाइम में जब हर्षद मेहता के स्कैम होते थे तब फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, BSE में जाके आपको, स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपको खरीदना पड़ता था शेयर्स वगैरह फिजिकल फॉर्म में। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ हो गया है, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ज़रोधा हो गया, तो ये सब है जहाँ से आपको ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली ज़रोधा यूज़ करता हूँ। जब मैंने ज़रोधा में अकाउंट खोला था तो उस टाइम पे जो अकाउंट ओपनिंग फीस थी वो आई थिंक 200 रुपये थी, अब शायद 300 रुपये हो गई होगी।
उसके बाद फॉर सपोज अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हो तो ये ज़ीरोधा या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो वो आपके 2 अकाउंट खोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो भी आप शेयर खरीदते हो बाय करते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, आप जब आप शेयर खरीदोगे तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप जो है फंड ऐड कर सकते हो और अपने शेयर खरीद सकते हो। तो अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा ही है तो स्टॉक मार्केट का नाम इतना बेकार क्यों है, या स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है। अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है तो मैं वही एग्जांपल लूंगा दोस्त वाला। अगर आप अपने दोस्त के बिजनेस में कुछ पैसा डालते हो और दोस्ती पे भरोसा करके कि हाँ भाई मेरा दोस्त है, बढ़िया काम करेगा, अगर उसका बिजनेस डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। वहीं अगर थोड़ा आप दिमाग लगाते, उसके बिजनेस में देखते कि हाँ ये कौन से सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहा है, क्या ये बिजनेस कर पाएगा, ये क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, अगर आप एक्टिवली उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करते जहां पे आपने अपना पैसा डाला है, तो क्या पता आपका पैसा बढ़ जाता और आप अच्छे रिटर्न कमा लेते। ऐसे ही सेम स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते। कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी ने किसी का पैसा तो नहीं खा रखा, कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखा। ठीक है, और उन्हें आंख पे पट्टी बांधी और कि हाँ कहीं से न्यूज़ पढ़ ली कि इस कंपनी का जो है कुछ पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंधाधुंध करके पैसा करते हैं इन्वेस्टमेंट और पैसा गया डूब। फिर अपने साथ साथ बाकी 4-5 लोगों को भी जाके बात फैला दी कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत पेशेंसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपने प्रॉपर्टी आज खरीदी तो उसमें आप टाइम देते हो कि ये इसको मैं जो है 15 साल बाद बेचूंगा या 10 साल बाद बेचूंगा। आपने उसको 10 साल का टाइम दिया बढ़ने का। ठीक है, सेम जैसे कोई गोल्ड खरीदते हो, आप कुछ भी आप खरीदते हो तो उसमें आपको टाइम लगता है ना, आप सोचते हो कि मैं इसको इतने टाइम बाद बेचूंगा। तो सेम ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। आपको अपने पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को, जो भी आपने 10-15 कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं, उनको बढ़ने का टाइम आपको देना है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता, पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता। वो चाहते हैं कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं तो मेरा पैसा यूं डबल हो जाए। ऐसे तो कुछ नहीं होता ना भैया, तुमको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और जो एक और बात है वो ये है कि जो हमारा दिमाग है वो हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर 2 बंदे हैं जिसने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पैसा कमाया है और एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस खा रखा है, तो जो हमारा दिमाग है वो लॉस वाले की तरफ जाएगा। ये नहीं होगा कि इस बंदे ने पैसा कैसे कमाया है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, हम वो नहीं अपनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत बढ़िया है, आप में पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो जैसा मैंने पीछे बताया था भी एक पोर्शन में कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप 5 साल तक निवेश करके रखते हो तो 18 से 20% तक का रिटर्न कहीं नहीं है। अगर आपको 18 से 20% तक का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका हर 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। और इससे ज्यादा अगर आपको रिटर्न मिल भी रहा है, 25% मिल रहा है, तो वो आपके लिए बोनस है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ शेयर मार्केट के बारे में। आई थिंक 80 में से 20% तो हुआ ही होगा। 80% में शायद मे भी हो सकता है डाउट हो। अगर कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी एनीथिंग, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ दो, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मेरी कुछ चौथी या 5वीं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी चैनल के ऊपर। बाकी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप मुझे मेरे बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हम हफ्ते में एक आध वीडियो बनाते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे भी जुड़े रहना जरूरी है ना। इंस्टा पे मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड कोई भी मैसेज होता है तो मैं डालते रहता हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। आने वाले कुछ टाइम में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि डिविडेंड क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के बारे में हम एक डिटेल में जाके बात करेंगे और आपको कंपनी के शेयर्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और until then I'll meet you all super soon with some new video on share market, on finance. So make sure you do subscribe.
स्टे ट्यून एंड बाय बाय।